एनीवन जिस जो अभी तक बीच विजिट नहीं किया, कोई ऐसा है क्या? है तो बताओ। नो राइट। सो सब लोगों को पता है कि जो बीच में कभी कभी हाई टाइड होता है और कभी कभी लो टाइड होता है। हाई टाइड मतलब पानी एकदम बाहर आ जाता है, तो तुम लोग को क्या करते हैं, उधर के लोग बोलते हैं भाई अभी अंदर मत जाओ, अंदर जाओगे तो फंस सकते हो अंदर पानी के अंदर करके। और कभी कभी लो टाइड रहता है कि पानी इतना अंदर चले जाता है और पानी तुम्हारे लाइक क्या बोलते हैं घुटने तक भी नहीं रहता, इतने अंदर पानी चले जाता है। इसको एक्सपीरियंस तो किया होगा तुम लोग, किसी ने एक्सपीरियंस किया हाई टाइड लो टाइड? आता है। ओके फाइन। तो ये होता क्यों है करके कभी सोचा है इसके बारे में? मोस्ट ऑफ अस तो हम लोगों ने सोचा ही नहीं रहेगा क्यों हो रहा है करके। ये ऐसे हाँ हो रहा है हाई टाइड, हो रहा है लो टाइड, बट कभी इसके बारे में सोचा नहीं कि क्यों हाई टाइड और लो टाइड हो रहा है करके। और ये जो एक्चुअली तुम लोग देखोगे हाई टाइड और लो टाइड जो है, इट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटेशन फोर्स जो है, लाइक ग्रेविटेशनल पुल बिटवीन द मून एंड द सन व्हेन इट हैपेंस, जब मून अपने नजदीक में रहता है, लाइक तुम लोग को पता है ना मून क्या करता है, अर्थ को रिवॉल्व होके आता है, बराबर, इट रिवॉल्व्स अराउंड दी अर्थ। और वो उसका जो पाथ है, उसका जो ऑर्बिट है, कभी कभी अर्थ से नजदीक रहता है और कभी कभी अर्थ से दूर रहता है। जब अर्थ से नजदीक में रहता है वो ऑर्बिट उसका, तभी क्या होता है, वो जो ग्रेविटेशनल पुल जो है, वो जो खींचता है अर्थ को अपनी तरफ, वो ज्यादा रहता है, जिसके वजह से जो पानी वगैरह जो है वो पर्टिकुलर एरिया में, जो एरिया मून से नजदीक है उधर हाई टाइड हो जाता है, और दूसरे जगह पे तभी क्या हो जाता है, लो टाइड हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है तुम लोग को? और जब ऑर्बिट में मतलब दूर है, एक्चुअली अर्थ से सन सॉरी अर्थ से मून जरा दूर है, तो उसका ग्रेविटेशनल पुल जो थोड़ा कम रहता है एक एरिया में, तो वो एरिया में उसका क्या रहेगा, लो टाइड रहेगा। सो यही हाई टाइड और लो टाइड है। देखते हैं क्या लिखा है करके। यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द हाई एंड लो टाइड दैट अकर्स रेगुलरली इन द सी। The level of sea water at any given location along the seashore increases and decreases twice a day at regular interval. अगर देखोगे दो बार होता है, दो बार हाई टाइड और दो बार लो टाइड होता है। हाई एंड लो टाइड्स अकर एट डिफरेंट टाइम्स एट डिफरेंट प्लेसेस, हर जगह पे अलग अलग रहता है हाई टाइड लो टाइड जो है। नाउ द लेवल ऑफ वाटर इन द सी चेंजेस बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द मून। तो मून क्या कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है अर्थ के ऊपर, और इसी के वजह से जो वाटर है सी में, जो वाटर का लेवल है वो कम ज्यादा होता है। ठीक है ना, वाटर डायरेक्टली अंडर द मून gets pulled towards the moon and the level of water there goes up, causing high tide at that particular place. And at two places on the earth at 90 degree from the place of high tide, the level of water is minimum and low tide occur there as shown in the figure 1.6. figure 1.6 में देखो, जहां पर मून है, जहां से जो पानी जो है मून से नजदीक जो है, वहां पे देखो हाई टाइड हो गया, ऊपर आ गया पानी। और बाकी जगह देखो, ऊपर देखो पोल्स जो दिया है ऊपर, ऊपर क्या रहेगा, उधर लो टाइड रहेगा। समझ में आया तुम लोग को? दिस इज हाई टाइड एंड लो टाइड। नाउ विल गो टू अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे अभी। ओके देन विल प्रोसीड फर्दर। अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स, कुछ क्वेश्चंस ये लोग ने पूछे हैं, विल ट्राई टू आंसर दोस क्वेश्चंस। ओके, विल द वेलोसिटी ऑफ अ stone thrown vertically upwards remain constant or will it change with time and how will it change? पहला क्वेश्चन को हम लोग आंसर करते हैं। अगर तुम लोग ने एक पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका, तो वो पत्थर क्या करेगा, मतलब ऊपर ही रहेगा क्या, या फिर तुम लोग जो स्पीड से तुम लोग फेंक रहे हो वही स्पीड से वो जाते रहेगा क्या हमेशा के लिए? जब तुम लोग फेंक रहे हो कोई पत्थर को, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट उसका स्पीड सबसे ज्यादा रहता है, एंड जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा ऊपर जाता है एकदम उसका स्पीड क्या होता है, कम होते जाता है, और एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो पॉइंट में आके उसका स्पीड जीरो हो जाता है, एंड देन फिर वहां से क्या करेगा वो, मतलब एक ऊपर तक गया, उधर स्पीड एकदम कम हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, एंड देन इट विल कम बैक नीचे। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल। Why does it fall down after reaching a certain height? और ये थोड़ा हाइट ऊपर जाने के बाद नीचे क्यों गिरता है? And what does its maximum height depend on? और उसका जो मैक्सिमम हाइट जो जा रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये सब कुछ क्वेश्चंस है, विल ट्राई टू आंसर। ओके, द अर्थ अट्रैक्ट्स, ये क्यों हो रहा है ऐसे, जैसे मैंने बोल दिया ऑलरेडी, अर्थ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है हर ऑब्जेक्ट को। सो द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट नियर इट टुवर्ड्स इटसेल्फ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ क्या करता है, अपने जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है सबको वो क्या करता है, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। तो अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट नियर इट टुवर्ड्स इटसेल्फ बिकॉज ऑफ द
gravitational force. The center of mass of the earth is situated at the center. अगर तुम लोग अर्थ का सेंटर ऑफ मास देखोगे ना, वो कहाँ पर सिचुएटेड है? इट इज सिचुएटेड एट द सेंटर. एक ठीक है. नाउ सो द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू द अर्थ इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. इसीलिए कोई भी ऑब्जेक्ट को जो पुल कर रहा है अर्थ, इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. वो हमेशा सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ ही पुल करेगा. बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एन ऑब्जेक्ट फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स ऑन द अर्थ. इसीलिए क्या है, जो भी ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स गिरेगा. फॉर एग्जांपल, और ये जो है दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ. ठीक है. तो ये क्या कर रहा है एक्चुअली, अर्थ का सेंटर ऑफ मास इधर है. सो इट इज एक्चुअली पुलिंग द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ. तो वो कैसे गिरेगा? सीधा ऐसे ही गिरेगा. फॉर एग्जांपल, एक ऑब्जेक्ट अगर इधर है तो वो कैसे गिरेगा? एकदम वो भी स्ट्रेट ही गिरने वाला है. सो हमेशा जो भी ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है, इट विल कम डाउन वर्टिकली डाउनवर्ड्स. इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द अर्थ सेंटर ऑफ मास. कहां पर है? अर्थ का सेंटर में है, इसके वजह से. ओके. एंड द पुल इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. और हमेशा जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल पुल जो है, इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. समझ में आया तुम लोग को? इसीलिए लिखा है बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एन ऑब्जेक्ट फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स ऑन द अर्थ. सिमिलरली व्हेन वी थ्रो अ स्टोन वर्टिकली अपवर्ड्स, जब तुम लोग पत्थर को वर्टिकली अपवर्ड्स फेंक रहे हो, वर्टिकली मतलब समझता है ना, सीधा ऊपर. ओके. दिस फोर्स ट्राइज टू पुल इट डाउन एंड रिड्यूसेस इट्स वेलोसिटी. इसी ये जो फोर्स है, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसको क्या करता है? पुल करने की कोशिश करता है. किसको पुल करने की कोशिश करता है? ऑब्जेक्ट. जो ऑब्जेक्ट को तुम लोग ने ऊपर फेंका है उसको नीचे पुल करने की कोशिश करता है हमेशा. तो इधर भी वही हो रहा है. सिमिलरली व्हेन वी थ्रो अ स्टोन वर्टिकली अपवर्ड, दिस फोर्स ट्राइज टू पुल इट डाउन एंड रिड्यूसेस इट्स वेलोसिटी. और उसका वेलोसिटी को वो क्या कर देता है? कम कर देता है. वेलोसिटी समझते हैं ना? वेलोसिटी मतलब स्पीड. ठीक है. नाउ ड्यू टू दिस कांस्टेंट डाउनवर्ड पुल द वेलोसिटी बिकम जीरो. इसीलिए पत्थर जब ऊपर जा रहा है, एक टाइम ऐसा आ जाता है कि मतलब अर्थ इतना पुल कर रहा है उसको कि मतलब स्पीड उसका कम हो जाता है, और लास्ट में जाके वो उसका स्पीड क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है. एंड देन अगेन फिर नीचे की तरफ आता है वो. ठीक है. द वेलोसिटी बिकम्स जीरो आफ्टर अ व्हाइल. सो वेलोसिटी जब पत्थर जब ऊपर जा रहा है, इट विल बिकम जीरो. एंड देन जब वापस क्या आएगा? फिर वो नीचे आने लगेगा. इट इज ऑल बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल पुल. ठीक है. द पुल कंटिन्यूज टू बी एक्सर्टेड एंड द स्टोन स्टार्ट्स मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ अंडर इट्स इन्फ्लुएंस. ये आगे बढ़ते हैं. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट. ये अपन ने पढ़ा था. न्यूटन्स का कौन से लॉ में पढ़ा था? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ा था. क्या पढ़ा था? हाँ. सो एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट. मतलब हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है. पर अपने को ऐसे लाइक डायरेक्टली दिखता नहीं है ये फोर्स. क्यों ऐसा? क्योंकि ये फोर्स काफी वीक है. पर all object they try to attract the other object towards itself. So according to Newton's law of gravitation, every object attracts every other object. Thus if the earth attracts an apple towards itself, the apple also attracts the earth towards itself. मतलब अगर एक अपना अर्थ जो है अगर एप्पल को अपनी तरफ खींच रहा है, तो एप्पल भी क्या करेगा? अर्थ को अपनी तरफ खींचेगा. बट अगर एप्पल अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है, तो अर्थ एप्पल की तरफ क्यों नहीं जा रहा है? कोई बोल सकता है? वजन नहीं उतना. वजन किसका ज्यादा है? अर्थ का ज्यादा है. वजन जो है मास, मतलब जो वेट जो है वो किसका ज्यादा है? मास किसका ज्यादा है? अर्थ का ज्यादा है. तो ऑब्वियसली उसका जो ग्रेविटेशनल पुल जो रहेगा वो एप्पल के पुल से ज्यादा रहेगा. बराबर. सो thus if the earth attracts an apple towards itself, the apple also attracts the earth towards itself with the same force. Then why then does the apple fall towards the earth but the earth does not move towards the apple? You already answered me, right? क्योंकि मास अगर तुम लोग देखोगे अर्थ का ज्यादा है एंड उसका पुल भी ऑब्वियसली क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा. नाउ द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ आल्सो एक्ट्स ऑन मून, बिकॉज ऑफ विच इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. अगर तुम लोग देखोगे अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है, इट आल्सो एक्ट्स ऑन द मून. मून को भी अर्थ क्या करता है? अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करता है. इसीलिए जो मून जो है ना, वो अर्थ को रिवॉल्व कर रहा है. अगर अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल जो है मून की तरफ नहीं होता, समझो अगर नहीं होता, तो क्या करता मून?
चले गया रहता अपना अर्थ का जो मतलब जो अर्थ को जो घूम के आ रहा है ऑर्बिट, वो ऑर्बिट छोड़ के किधर और चले गया रहता। हमेशा याद रखो सिर्फ ग्रेविटेशन से ये नहीं होगा कि मतलब कोई ऑब्जेक्ट घूमते रहेगा। कोई ऑब्जेक्ट को अगर घूमना है, कोई सैटेलाइट अगर घूम के आ रहा है अपने अर्थ को, तो उसके अंदर एक स्पीड होना जरूरी है। अगर तुम लोग देखोगे मून जो है एकदम स्पीड में घूम रहा है अर्थ को, पूरे अर्थ को वो कितने आवर्स में मतलब एक चक्कर लगाता है? एनीवन? How much time does it take for the moon to revolve around the earth? अर्थ को पूरा एक राउंड घूम के आने के लिए कितना लगता है? सर 1 डे। 1 डे, लगभग 24 आवर्स। ठीक है, इसीलिए अपना दिन क्या होता है? एक दिन 24 आवर्स का होता है एक्चुअली। सो मून इतना फास्ट घूम रहा है, तुम लोग अर्थ को घूम के आ सकते हो एक दिन में? तुम्हारे पास फाइटर जेट तो है नहीं, तो टाइम मुझे नहीं लगता जा पाओगे, राइट? हाँ, अगर बड़े बड़े जेट्स वगैरह आजकल है, एकदम फाइटर जेट एकदम फट से घूमते हो लोग, पूरा आराम से घूम के आ जाते हैं। तो एकदम फास्ट अगर कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है, ठीक है, एकदम फास्ट घूम रहा है, और बीच में जो जैसा अपना अर्थ है वो उसको अपनी तरफ खींच रहा है, खींचने की कोशिश कर रहा है, ये दोनों फोर्स के वजह से, विच इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, आपने पढ़ा था इसके बारे में। सर्कुलर ऑब्जेक्ट अगर घूम रहा है तो दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट? ये दोनों फोर्स के वजह से ही वो ऑब्जेक्ट एकदम अपना फिक्स्ड पाथ में घूमते आ रहा है। जिस दिन ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर मून का जो घूमने का स्पीड अगर कम हो गया, समझो वो सीधा कहां पर आके गिरेगा? अर्थ में आके गिर जाएगा। अगर उसका जो मून का जो घूमने का स्पीड है वो अगर कम हो गया, तो वो अभी तक कम नहीं हुआ है, इसीलिए वो घूम रहा है अभी तक। समझ में आ रहा है? सो द ग्रेविटेशन फोर्स ड्यू टू द अर्थ आल्सो एक्ट्स ऑन द मून बिकॉज ऑफ व्हिच इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। सिमिलर सिचुएशन एग्जिस्ट फॉर द आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ। सेम कंडीशन अपना जो इंसानों ने जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजा है ऊपर, वो भी क्या करता है? अर्थ को घूम के आता है एकदम, और वो एकदम फास्ट घूमता है। वो फास्ट घूम रहा है, इसके वजह से ही वो अभी तक ऊपर टिका है। कभी सुना होगा तुम लोग ने कि मतलब जो सैटेलाइट है नीचे आके गिर गया करके, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। वो नीचे आके क्यों गिरता है? क्योंकि वो जो स्पीड में वो घूम रहा था, वो स्पीड उसका कम हो गया रहता है। कम हो गया तो अर्थ क्या करता है? उसको आराम से पुल कर लेता है। स्पीड कम होगा तो अर्थ विल पुल द ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट ऊपर घूम रहा है उसको आराम से, एंड वो आके नीचे गिर जाएगा। ठीक है, द अर्थ अट्रैक्ट्स देम टुवर्ड्स इटसेल्फ, बट अनलाइक द फॉलिंग एप्पल दे डू नॉट फॉल ऑन द अर्थ। एप्पल तो गिर जाता है क्योंकि एप्पल एक ही जगह पे था, गिर गया क्योंकि अर्थ ने उसको पुल किया। बट बाकी जो ऑब्जेक्ट जैसे सैटेलाइट्स एंड मून सब है, वो अंदर आके नहीं गिरते। वो इसीलिए क्योंकि वो लोग एक स्पीड में, एक वेलोसिटी में दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। दिस इज बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द मून। मैंने आंसर तो पहले तुम लोग को दे दिया, राइट? इट इज बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द मून एंड द सैटेलाइट्स अलोंग देयर ऑर्बिट। वो इसीलिए नीचे आके नहीं गिरता क्योंकि वो लोग एक स्पीड में घूम रहे एकदम अर्थ को आराम, एकदम फास्ट। ठीक है, इफ दिस वेलोसिटी वाज नॉट देयर, अगर ये वेलोसिटी नहीं होता, मतलब जो सैटेलाइट तुमने ऊपर भेजा है, ठीक है, वो सैटेलाइट अगर फास्ट नहीं घूम रहा है, ठीक है, या फिर जितना स्पीड में घूमना चाहिए उतने स्पीड में नहीं रिवॉल्व कर रहा है अर्थ को, दे वुड हैव फॉलन ऑन द अर्थ। तो वो क्या हो गए रहते अब तक? अर्थ में गिर गए रहते। ये आंसर अगर तुम लोग को पूछा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स, तो तुम लोग कहां से कहां तक लिखोगे पता है? यहां पर लिखो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से लेके, मतलब वो लाइन अंडरलाइन करो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। वो अंडरलाइन करने के बाद लास्ट पैरा में आओ, द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑल्सो एक्ट्स ऑन द मून बिकॉज ऑफ विच it revolves around the earth. Similar situation exists for the artificial satellite orbiting the earth. The moon and the artificial satellites orbit the earth. ठीक है, this is because, उसके बाद सीधा लास्ट थर्ड लास्ट लाइन में आ जाओगे, orbit the earth के बाद, this is because of the velocity of the moon and the satellite along their orbit. If this velocity was not there, they would have fallen on the earth करके लिखना। अगर वो लोग ने write a short note on Earth. Now we'll go to the next part, that is Earth's gravitational acceleration. What is acceleration? तुम लोग ने लास्ट ईयर पढ़ा था, फोर्स क्या होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन। What is acceleration then? इसमें कोई भी चीज, ओके, कोई भी चीज को कोई फोर्स अगर पुल कर रहा है अपनी तरफ, या फिर an object is moving
बिकॉज ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रहा है जिसके वजह से एक ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम लोग देखोगे गाड़ी में एक्सेलरेटर होता है, वो पेडल को दबाओगे तो गाड़ी क्या करता है? एकदम एक्सेलरेट होता है और फास्ट भागता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक फोर्स डाला गया है। बिकॉज ऑफ दैट वो गाड़ी क्या कर रहा है? मूव हो रहा है, राइट? एक्सेलरेशन का मतलब वो होता है। तो अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर डालोगे, अर्थ क्या करता है? अपनी तरफ फट से खींचता है, राइट? तो वो खींचने के वजह से वो जो ऑब्जेक्ट है एकदम स्पीड में नीचे आता है, एक्सेलरेट होके आता है। जितना ऊपर से फेंकोगे, मतलब जितना ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट को गिराओगे, उतने ही स्पीड में नीचे आता है। वही समझो, अभी मार्कर है, इतना करूंगा, इतना स्पीड में नहीं आ रहा, बहुत स्लोली आ रहा है। यही अगर ये सेम मार्कर को मैं एक 30 फीट का या 30 माले का बिल्डिंग के ऊपर से फेंकूंगा, तो ये मार्कर एकदम बहुत स्पीड में आएगा। मतलब अगर नॉर्मली किसी के टकले में मैं ऐसे फेंकता हूँ तो ये लगेगा नहीं, उसको बहुत धीरे से लगेगा, उसको दुखेगा नहीं। वही अगर एकदम ऊपर से फेंकूंगा यही सेम मार्कर, उसके टकले में अगर थोड़ा बहुत खून तो आएगा एटलीस्ट, कि ये बहुत ऊपर से गिर रहा है, जिसके वजह से इसका जो नीचे आने का स्पीड है वो काफी बढ़ गया है, एक्सेलरेट हो गया है एकदम, राइट? इसीलिए तो इस शॉर्ट में मैंने तुम लोगों को बताया, आगे पढ़ते क्या लिखा है करके। The earth exerts gravitational force on objects near it. अभी तक तो मालूम पड़ गया रहेगा, इतना सारा अपन ने पढ़ा तो ऑब्वियसली इतना तो मालूम पड़ गया रहेगा कि अर्थ क्या करता है? सभी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। द अर्थ एक्सर्ट्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट नियर इट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी रिजल्ट्स इन एक्सेलरेशन। अगर तुम लोग न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देखोगे, उसमें उसने क्या बोला था कि मतलब अगर कोई फोर्स एक्ट कर रहा है एक बॉडी में, तो वो बॉडी क्या होता है? बॉडी में एक्सेलरेशन आ जाता है, मतलब वो बढ़ने लगता है स्पीड ले। तो वैसे ही अर्थ के जो एटमॉस्फेयर में कोई भी ऑब्जेक्ट गिर रहा है अगर, तो वो ऊपर से जब नीचे आ रहा है तो स्पीड उसका क्या होते रहता है? बढ़ते रहता है। ओके, सो thus the gravitational force due to earth on a body results in its acceleration. Now this is called acceleration due to gravity, और इसी को क्या बोलते हैं? Acceleration due to gravity, and it is denoted by g. और इसको किससे डिनोट करते हैं? It is denoted by g. And acceleration is a vector. What do you mean by vector? There are two quantities actually. One is a vector quantity and one is a scalar quantity. किसी को पता है ये लोग दोनों के बीच का डिफरेंस? Anyone? What is scalar quantity and what is vector quantity? किसी को आइडिया है what is vector and what is scalar? फिजिक्स में तुम लोग इसके बारे में बहुत सुनोगे। So and so is a scalar quantity, so and so is a vector quantity. दोनों में की डिफरेंस क्या है पता है? वेक्टर क्वांटिटी में ना डायरेक्शन होता है, ठीक है? वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन होता है, और इसमें क्या डायरेक्शन है? कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर डालो, इट इज ऑलवेज कमिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन इसका डायरेक्शन है। सो इसीलिए जो ग्रेविटी है उसको क्या बोलते हैं? मतलब सॉरी, जो एक्सेलरेशन है उसको क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं। वेक्टर मीन्स इट हैज डायरेक्शन। और स्केलार कैसा रहता है? उसको डायरेक्शन से कुछ लेना देना नहीं है। ओके, सो वेक्टर मीन्स इट हैज डायरेक्शन, स्केलार में you don't have direction. ठीक है? As the gravitational force on any object due to the earth is directed towards the center of the earth, the direction of acceleration due to gravity is also directed towards the center of the earth, that is vertically downwards. मैंने बताया ऑलरेडी तुम लोग को ये बात। So कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जा रहा है, it will always come down and it will come down with an acceleration. And acceleration का मतलब क्या है बताया था मैंने तुम लोग को? कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स लग रहा है तो वो फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट जो है इट मूव्स फॉरवर्ड विद द डायरेक्शन, और इधर अर्थ क्या कर रहा है? अपनी तरफ खींच रहा है। इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर डाल रहे हो तुम लोग, वो क्या करेगा? हमेशा इट विल कम डाउन, ओके, विद एन एक्सेलरेशन। एंड इस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किस तरफ डायरेक्टेड है? इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, मतलब जो अर्थ का जो सेंटर है उसकी तरफ डायरेक्टेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी वैल्यू ऑफ जी के बारे में पढ़ते हैं। तो वैल्यू ऑफ जी बहुत जन को ऑलरेडी पता रहेगा कितना है करके। ग्रेविटी, किसी को पता है ग्रेविटी का वैल्यू कितना है? अप्रोक्सीमेटली 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये जो ग्रेविटी जो फोर्स से वो पुल कर रहा है ना, उसका वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी बाय यूजिंग न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास इज m. सो इधर क्या लिखा है? We can calculate the value of g by using Newton's universal law of gravitation for an object of mass m situated at a distance r from the center of the earth. मतलब अर्थ इधर है,
ठीक है, एक सेंटर ऑफ द अर्थ है और कुछ तो डिस्टेंस है वहां से लेके यहाँ तक का कुछ तो डिस्टेंस है, और वो डिस्टेंस को क्या लिया है लोगों ने, डिस्टेंस को r लिया है, डिस्टेंस इज r, ठीक है। एंड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिव्स, तो इससे अपने को फॉर्मूला क्या मिलेगा, F is equal to the constant and the mass one, this is mass of the earth and this is mass of the object। ये mass of the earth क्या है अपना m है और इसका छोटा m, और ये क्या रहेगा रेडियस। तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F is equal to जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो into mass of the planet या फिर here in this case mass of the earth into mass of the object upon r square। ये फॉर्मूला तुमने पहले भी देखा था, किधर कभी देखा था, we derived it, ओके यहाँ पर देखा था तुम लोगों ने, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में तुम लोग ने देखा था। F is directly proportional to mass product of the masses and inversely proportional to the square of the distance, पेज नंबर 4 इन योर टेक्स्ट बुक, उधर देखो। ओके, इधर डिस्टेंस को हम लोग ने क्या लिया, r लिया, इसीलिए इंस्टेड ऑफ d वी विल बी राइटिंग r, ठीक है। तो g m, दैट इज m इज द मास ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो और एक फॉर्मूला है फोर्स का, क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होती है, मा होती है, राइट, आई मीन मास इनटू एक्सेलरेशन। बट यहाँ पर एक्सेलरेशन किस वजह से हो रहा है, यहाँ पर एक्सेलरेशन ग्रेविटी के वजह से हो रहा है। सो इंस्टेड ऑफ a वी विल राइट g। समझ में आया मैं इधर क्या बोल रहा हूँ करके। फोर्स क्या होती है, मतलब फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो वो एक्सेलरेशन की वजह से वजह में, मतलब वो जो a लिखा है उसको हटा के दैट एक्सेलरेशन इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, इसीलिए वी विल राइट g। तो फोर्स क्या हो गया अभी, मास इनटू ग्रेविटी हो गया। तो ये दोनों को अभी तुम लोग क्या करोगे, कंपेयर करोगे। कैसे कंपेयर करेंगे उसके पहले ध्यान दो। अभी ये F है, F का ये फॉर्मूला है, और ये F का क्या फॉर्मूला है, मास इनटू ग्रेविटी। दिस इज 1 एंड दिस इज 2। सो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों फोर्स है, तो दोनों को आमने सामने लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे अपन, mg इज इक्वल टू GMM अपॉन r स्क्वायर। दोनों में से f जो है हट जाएगा, क्योंकि ये भी f है ये भी f है, दोनों सेम है, राइट। तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, इसीलिए मैंने दोनों को आमने सामने लिख दिया है। इसमें कोई डाउट, किसी को डाउट पूछना है तो बताओ इसमें, एनीवन, नो डाउट। नाउ ये m और ये m क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। क्यों ऐसे, g इज इक्वल टू GMM अपॉन r स्क्वायर इंटू m। ये जो m है इंटू है, राइट, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, नीचे चले जाएगा। तो ये m और n कट हो जाएगा। तो g क्या मिला तुम लोग को, GM अपॉन r स्क्वायर, GM अपॉन r स्क्वायर। एनी डाउट इन दिस, ओके। अगर तुम लोग देखोगे सरफेस ऑफ द अर्थ, अगर when any object is at the surface of the earth, अगर कोई ऑब्जेक्ट सरफेस के ऊपर है, फॉर एग्जांपल समझो ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर नहीं है, ऑब्जेक्ट समझो यहाँ पर है, ठीक है, ये इसका रेडियस हो जाएगा। तो यहां से लेके यहां तक वो अर्थ का रेडियस है, तो वही सेम डिस्टेंस में क्या है, इधर अपना ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ये छोटा r और बड़ा r क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपना सरफेस में है, सरफेस समझते हैं ना, अपना जमीन में कोई भी ऑब्जेक्ट है। अभी अर्थ का रेडियस को कैसे नापते हैं हम लोग, सेंटर से लेके ये जो सरफेस तक जो है वही रेडियस ऑफ द अर्थ है। तो डिस्टेंस भी कितना ही रहेगा। अगर समझो कोई ऑब्जेक्ट तुम्हारा सरफेस में बराबर इधर है, तो उसका भी डिस्टेंस उतना ही रहेगा जितना अर्थ का रेडियस है। इसीलिए यहाँ पर जो छोटा और बड़ा और दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। एंड दिस फॉर्मूला, ये जो लिखा है g इज इक्वल टू GM अपॉन r स्क्वायर, दिस विल बिकम g इज इक्वल टू GM अपॉन r स्क्वायर। इंस्टेड ऑफ स्मॉल r यू विल राइट कैपिटल R। तो आगे जो है इसका वैल्यूज अभी सब्स्टिट्यूट करेंगे। अभी वैल्यूज क्या क्या है इधर,
g के जगह पे we will put, I'll write it here. Okay, g is equal to, instead of g we will write 6.67 into 10 raised to minus 11 into, and the mass of the earth कितना है? Mass of the earth is 6 into 10 raised to 24 upon, and radius of the earth कितना है? 6.4 into 10 raised to 6 raised to 2, क्योंकि ये जो स्क्वायर है ना वो लिख देना है. अगर इसको सॉल्व करोगे, we are not going to solve it obviously now, so once you solve it you will get an answer 9.77 meter per second square. You will get that answer. और एक बात समझाता हूँ, ध्यान दो, ठीक है ना. हम लोग किस बारे में पढ़ रहे हैं इधर? एनीवन? ग्रेविटी कैसे निकालते हैं, मतलब अर्थ का जो ग्रेविटी है उसको कैसे कैलकुलेट करना है उसके बारे में पढ़ रहे हैं ना. हाउ विल यू डू दैट? एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट इज ऑन दी सरफेस ऑफ द अर्थ. तो जो डिस्टेंस है सेंटर से लेके ये ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस है वो r ले रहे हैं हम लोग. यहाँ पे लिखा है मास इज m एंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज r. ओके, नाउ द फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला क्या है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तुमने पढ़ा था राइट, पेज नंबर 4 में भी स्टडीड अबाउट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ये डायग्राम के हिसाब से अगर तुम लोग देखोगे, अर्थ है ये, दिस इज द अर्थ, this is the center of the earth, and the mass of the earth we have taken as capital M. Okay, and the mass of the object, ये जो छोटा जो ऑब्जेक्ट है उसका मास हम लोग ने क्या लिया है? उसका मास हम लोग ने m लिया है. और ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उन लोग को हम लोग ने क्या लिया है? उसको क्या लिया है हम लोगों ने? r लिया है. ठीक है, और अगर तुम लोग देखोगे ये जो डिस्टेंस है ये यहाँ से लेके यहाँ तक वो r है, वही अर्थ का रेडियस भी है. कोई भी ऑब्जेक्ट अपना अर्थ के सरफेस में है तो वहां से जो सेंटर तक का जो डिस्टेंस है ऑब्वियसली वो जितना रेडियस है उतना ही होगा ना. समझ में आ रहा है? अगर ये ऑब्जेक्ट इधर ऊपर रहता तो डिस्टेंस अलग रहता. ऊपर नहीं है, इट इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. नाउ वी विल कैलकुलेट. एफ क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ द अर्थ इनटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज GMM अपॉन द डिस्टेंस का स्क्वायर. क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम लोग ने यही पढ़ा था. व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. याद है तुम लोग ने ये पढ़ा था ये लॉ? मैंने पढ़ने बोला था तुम लोगों को. कितने जन ने पढ़ाई किया था ये लॉ? मैंने किया. वही लॉ जो है वो हम लोगों ने इधर अप्लाई किया है. सो फोर्स इज इक्वल टू gravitational constant into mass, that is mass of the earth, into mass of the object upon the distance का square. The distance is what? r square. अब और एक फॉर्मूला है. फोर्स क्या होती है? मा होती है. I mean force is equal to mass into acceleration. वो ऐसे याद रख सकते हो तुम लोग, फोर्स मा होती है करके, तो वो इजी रहता है रिमेंबर करने के लिए. इसीलिए आई ऑलवेज से फोर्स क्या होती है? मा होती है करके, विच इज फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. बट एक्सेलरेशन इधर क्यों हो रहा है? मतलब कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हो, उसमें स्पीड क्यों आ रहा है? वो स्पीड अपना अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल के वजह से आ रहा है, बरोबर. इसीलिए इधर इंस्टेड ऑफ ए आई विल राइट जी. मतलब फोर्स तो एम ए होता है, बट ए के जगह पे वी विल पुट जी हियर बिकॉज द एक्सेलरेशन इज हैपनिंग ड्यू टू ग्रेविटी. अब ये दोनों को कंपेयर करोगे तुम लोग फ्रॉम 1 and 2. ये और ये दोनों आमने सामने लिख दोगे बिकॉज दोनों में एफ है. फोर्स सेम फोर्स. ओके, सो ये और ये आमने सामने लिख दो. और ये जो m दिख रहा है इनटू है ना, उधर क्या तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा m और m, एंड यू विल गेट g इज इक्वल टू GM अपॉन r स्क्वायर. बट ये जो r, छोटा r जो है दिख रहा है इधर, वो और बड़ा r मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ दोनों सेम है. When any object is at the center of the, is at the surface of the earth, the छोटा r, that is the radius, मतलब जो distance था वो from the center of the earth, और जो radius of the earth दोनों same रहेगा. इसीलिए r के जगह पे we will write the बड़ा वाला r, that is the radius of the earth. ठीक है, बड़ा r is actually radius of earth here. ठीक है, so substitute करना ये छोटे r के जगह पे बड़ा r को, and you have your
डेरिवेशन डन, मतलब ग्रेविटी का फॉर्मूला तुम लोग को मिल गया। और ये फॉर्मूला में अभी तुम लोग वैल्यूज डालोगे। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज हाउ मच? 6.67 into 10⁻11। वी स्टडीड अबाउट इट ऑलरेडी, हम लोग ने देखा था। सो जी के जगह पे तुम लोग लिखोगे 6.67 into 10⁻11 एंड मास ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो वेट है, द मास एक्चुअली नॉट द वेट, द मास इज हाउ मच? 6 into 10⁻24 अपॉन ये जो रेडियस ऑफ द अर्थ जो है, रेडियस मतलब सेंटर से लेके जो डिस्टेंस है वो कितना है? 6.4 into 10⁻6 और उसका क्या करोगे तुम लोग? स्क्वायर कर दोगे। नाउ उसका कैंसिलेशन, कटिंग शटिंग वगैरह करोगे, यू विल गेट द फाइनल आंसर एज 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। दिस एक्सेलरेशन डिपेंड्स ओनली ऑन द मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ एंड सो द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एनी गिवन पॉइंट ऑन द अर्थ इज द सेम फॉर ऑल ऑब्जेक्ट। ये जो फॉर्मूला के हिसाब से अगर तुम लोग देखोगे किसके ऊपर डिपेंडेंट है ये? इट इज डिपेंडिंग ऑन मास एंड द रेडियस, राइट? तो अर्थ में, अर्थ का मास सब जगह पे सेम ही रहने वाला है और रेडियस भी अगर देखोगे ऑलमोस्ट सब जगह पे क्या है? सेम ही रहता है, ठीक है? तो इसीलिए ग्रेविटी भी अर्थ के हर जगह पे क्या रहेगा? ऑलमोस्ट क्या रहेगा? सेम रहेगा। वही लिखा है, दिस एक्सेलरेशन डिपेंड्स only on the mass and radius of the earth and so the acceleration due to gravity at given point on the earth is the same for all object, ठीक है? It does not depend on the properties of the object। ये ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है? कोई ऑब्जेक्ट मोटा हो या कोई ऑब्जेक्ट छोटा हो या हल्का हो, उसमें डिपेंड नहीं करता। सभी ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ का ग्रेविटी एक ही जैसा एक्ट करता है। ओके, आगे पढ़ते हैं अपन। वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी। अब पढ़ते हैं वैल्यू ऑफ जी कब चेंज होता है करके। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने देखा था कि मतलब अभी जो इक्वेशन देखा था वो किसका वैल्यू था? 9.77। जो भी ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ का सरफेस में जो भी ऑब्जेक्ट है उसका वैल्यू था। उसके अलावा अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर रहेगा या फिर कोई ऑब्जेक्ट अपना अर्थ में एकदम बड़ा सा खड्डा खोद के उसके अंदर जाएंगे, तो दोनों में या फिर ये तीनों में फर्क कैसे आएगा? मतलब when the object is मतलब above the earth, when the object is on the surface of the earth and when the object is near to the center of the earth, मतलब we are going to study three conditions here. When the object is above the earth, when the object is on the surface of the earth and when the object is maybe like nearer to the center of the earth, मतलब खड्डा खोद के कोई अंदर जा रहा है तो उधर ग्रेविटी कितना रहेगा उसके बारे में पढ़ते हैं। सो पहला कंडीशन, चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। पहला अपन सरफेस ऑफ द अर्थ इसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है? अब ये ऑब्जेक्ट जो इधर है इसके बारे में पढ़ रहे हैं। नाउ ध्यान दो, विल द वैल्यू ऑफ जी बी द सेम एवरीवेयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ? द आंसर इज नो। सब जगह पे सेम नहीं होगा। क्यों ऐसे सेम नहीं हो रहा है? क्योंकि अगर तुम लोग अर्थ को देखोगे, अर्थ लगभग ऐसा है, बोलते ना, इट इज बल्जिंग टुवर्ड्स द इक्वेटर। ये इक्वेटर है, ओके? इट इज बल्जिंग टुवर्ड्स द इक्वेटर, मतलब इक्वेटर में सबसे ऐसा रहता है, मतलब ऊपर रहता है। और यहाँ पर जो है, ये जो है सेंटर से जो है नजदीक रहता है एक्चुअली। ये दोनों पोल्स जो है, ये एरिया और ये एरिया, ठीक है? तो वही इधर लिखा है। The answer is no. The reason is that the shape of the earth is not exactly spherical. अगर तुम लोग देखोगे अर्थ का जो शेप है ना वो exactly spherical नहीं है। एक बॉल की तरह, बॉल एकदम गोल रहता है, बरोबर? सब जगह उसका एक ही जैसा रहता है सेंटर से। तो अर्थ का ऐसा नहीं है। Now, the reason is that the shape of the earth is not exactly spherical and so the distance of a point on the surface of the earth from its center differs somewhat from place to place। इसीलिए जो सेंटर से जो डिस्टेंस है ना somewhat differs। फॉर एग्जांपल समझो यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 है समझो, एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 नहीं है, ठीक है? तो यहाँ से यहाँ तक कितना रहेगा? मे बी एक 9 रहेगा, ठीक है? तो यहाँ से जो इक्वेटर तक का जो मतलब जो रेडियस है वो ज्यादा रहता है। तो वही लिखा है, ड्यू टू इट्स रोटेशन द अर्थ बल्जेस एट द इक्वेटर एंड इज फ्लैटर एट द पोल्स। पोल्स में अगर देखोगे थोड़ा फ्लैटर है और अगर ऐसा ये जो इक्वेटर में देखोगे थोड़ा बल्ज रहता है। बल्ज मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है? Now, due to its rotation, the Earth bulges at the equator and it's flatter at the poles.
इट्स रेडियस इज लार्जेस्ट एट द इक्वेटर। मैं बोला ना यहाँ से यहाँ तक अगर समझो 10 है इक्वेटर तक, तो यहाँ से पोल तक जो नॉर्थ पोल साउथ पोल है वहां पर कम रहेगा, ठीक है। इट्स रेडियस इज लार्जेस्ट एट द इक्वेटर एंड स्मॉलेस्ट एट द पोल्स एंड द वैल्यू ऑफ जी इज दस हाईएस्ट। इसीलिए अगर तुम लोग देखोगे वैल्यू ऑफ जी कहां पर ज्यादा है, पोल्स में ज्यादा रहेगा। कितना रहेगा, 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वही अगर तुम लोग इक्वेटर में देखोगे उसका कितना है, 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इट्स लोवेस्ट इज एट द इक्वेटर विच इज 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों अंडरलाइन करना है और दोनों पढ़ना है। इनफैक्ट ये पूरा तुम लोग को पढ़ना है पैरा, पर उसमें ये नहीं पढ़ना है तुम लोग को विल द वैल्यू ऑफ जी बी द सेम एवरीवेयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऐसा नहीं लिखना है। तुम लोग को पहला पॉइंट कैसा लिखना है मैं बोल रहा हूं, सुनो। ऐसा लिखो, द वैल्यू ऑफ जी, अंडरलाइन, द वैल्यू ऑफ जी इज नॉट सेम, वो जी के बाद लिखना इट्स इज नॉट सेम, ओके। और बी और द को कट कर दो, द वैल्यू ऑफ जी, बी और द को कट करके इज नॉट, द वैल्यू ऑफ जी इज नॉट द सेम एवरीवेयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन मार्क हटा देना, उसकी जगह पे फुल स्टॉप रखना। तो पहला पॉइंट तुम्हें यही लिखना है, द वैल्यू ऑफ जी इज नॉट सेम एवरीवेयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। उसके बाद लिखोगे ये वाला पॉइंट, the reason is that the shape of the earth is not exactly spherical and so the distance of a point on the surface of the earth from its center differs somewhat from place to place। और पूरा लिखना है, इनफैक्ट लास्ट तक अभी लिख के करना है। स्टार्टिंग का जो पॉइंट है उसमें सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस करना था, बाकी पूरा तुम लोग को रीजन लिखना है। ये लोग पूछेंगे मतलब इज द वैल्यू ऑफ जी सेम एवरीवेयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो तुम लोग क्या लिखोगे, उसका आंसर दिया, आंसर इज नो। एंड उसके बाद तुम लोग क्या लिखोगे, ये जो मैंने आंसर दिया वो लिखना पड़ेगा। ऐसे पूछ सकते हैं तुम लोग को, ठीक है। करेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट देंगे या फिर करेक्ट स्टेटमेंट देंगे और उसका एक्सप्लेनेशन तुम लोग को लिखना पड़ेगा। कोई डाउट इसमें? सेकंड वाले में हो तो पहला वाला तुम लोग को समझ में आ गया रहेगा, मतलब सरफेस में सब जगह पे ग्रेविटी एक जैसा नहीं रहेगा, ठीक है। इक्वेटर में सबसे कम रहेगा क्योंकि वो सेंटर से ज्यादा दूर है और पोल जो है सेंटर से ज्यादा नजदीक है, इसीलिए यहाँ पर क्या रहेगा, सबसे ज्यादा ग्रेविटी रहेगा, ठीक है। 9.832 टू बी एग्जैक्ट और यहाँ पर 9.78, ठीक है। ये हो गया। विल गो टू दी सेकेंड कंडीशन नाउ। अब ये किसके बारे में पढ़े थे हम लोगों ने, जब ऑब्जेक्ट इज ऑन दी सरफेस ऑफ द अर्थ। नाउ द सेकेंड, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट अ हाइट, मतलब वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस नाउ। Now the object is at a height, okay, from the center of the earth. As we go above the earth's surface, the value of r in the equation increases and the value of g decreases. जैसे जैसे तुम लोग ऊपर जाओगे तो क्या होगा, तुम लोग का फॉर्मूला क्या था, इसका ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या था, g is equal to, anyone याद है क्या, gm upon r square, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर जाओगे तुम लोग क्या होगा, तुम लोग का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो बढ़ते जाएगा। नाउ एज वी गो अबाउट द अर्थ सरफेस, द वैल्यू ऑफ r इन द इक्वेशन 5, एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वेशन 5, नॉट द बिगेस्ट r, द स्मॉलेस्ट r वाला, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज एक्चुअली r। बड़ा r क्यों लिया था, क्योंकि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ द अर्थ रहेगा तो करके लिया था। वी आर नॉट गोना talk about that now, we are talking about the fifth equation। वहां पे दिया है देखो fifth equation, okay। as we go above the earth surface, the value of r in the equation 5 increases and value of g decreases। अगर value of r increase हो जाएगा, ये r अगर increase हो रहा है तो क्या होगा, g का वैल्यू कम होगा। कैसे, कुछ एग्जांपल देता हूं, चलो। g is equal to, for example g तुम लोग ले लो 4, m तुम लोग ले लो मे बी लाइक 2 ले लो, ठीक है। अब r जो भी रहेगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर डाल दिया 4 into 2, फॉर एग्जांपल r अगर 1 है तो मैं इधर क्या करूंगा, r is 1 स्क्वायर, मतलब g क्या हो गया, 1 का तो वैल्यू ही नहीं है, g मिल गया 8। वही अगर r जो है 1 के बदले में 2 कर दिया मैंने, मतलब ये जो डिस्टेंस है बढ़ गया, तो इधर क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर हो जाएगा,
तो 8/4 हो जाएगा। तो जी कितना मिल गया तुम्हें? ग्रेविटी कम हो गया। मतलब जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब जितना ज्यादा तुम ऊपर जाओगे, तो वो जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ आर चेंजेस, तो वो वैल्यू को जब हम लोग इसमें डालेंगे, ठीक है, तो तुम्हारा जी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब तुम्हारा जो ग्रेविटेशन जो है, ग्रेविटी जो है वो कम होते जाएगा। तो वही इधर भी लिखा है, एज वी गो अबाउट द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 5 increases and the value of g decreases. However, पर अगर तुम लोग देखोगे ये जो इंक्रीज डिक्रीज जो हो रहा है ना, वो मिनिमल है जब तक अर्थ के सरफेस में नहीं रहता। फॉर एग्जांपल एक फ्लाइट अगर समझो उड़ रहा है, यहाँ पर दिया है। फॉर एग्जांपल रिमेंबर दैट द रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है? 6400। रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है? 6400 किलोमीटर, ठीक है। और एक फ्लाइट है, समझो एक फ्लाइट अगर उड़ रहा है 10 किलोमीटर में ऊपर उड़ रहा है, कितना किलोमीटर? मतलब अर्थ से 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर के ऊपर उड़ रहा है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया सेंटर ऑफ द अर्थ से? 6410 किलोमीटर हो गया। समझ में आ रहा है? मतलब सेंटर से लेके ये जो रेडियस है अर्थ का 6400 प्लस अभी ये फ्लाइट जो है, मतलब ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इट इज मतलब एक्चुअली 6400 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक कितना है? सिर्फ 10 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 6410 किलोमीटर। अगर तुम लोग ये जो 10 किलोमीटर देखोगे, काफी नेग्लिजिबल है, काफी छोटा है अगर अर्थ का रेडियस के हिसाब से देखेंगे तो जब हम लोग ये वैल्यू को जब इधर डालेंगे ये फॉर्मूला में, तो कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ 10 किलोमीटर की बात है। तो वही इधर लिखा है कि मतलब इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सरफेस चेंजेस फ्रॉम 6400 to 6410 किलोमीटर एंड द चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू इट इज नेग्लिजिबल। और ये जो चेंज हो रहा है ग्रेविटी का वैल्यू वो बहुत कम रहेगा, क्योंकि अर्थ का रेडियस इतना बड़ा है, अर्थ का रेडियस 6400 है। तो एक 10 किलोमीटर ज्यादा ऊपर चले जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला उसमें, ठीक है। ऑन द अदर हैंड when we consider artificial satellite, वही instead of flight we are talking about a satellite जो इधर है, ठीक है। तो 6400 यहाँ से यहाँ तक, उसको और कितना तो 1000 किलोमीटर कर दो, instead of 6400 it may become 10,000 12,000, बराबर, एकदम ऊपर है सैटेलाइट। तो ऑब्वियसली ग्रेविटी में बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा ऊपर जाओगे उतना ज्यादा ग्रेविटी क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। बट ये जो फ्लाइट या कोई भी ऑब्जेक्ट जो ऊपर है वो लोग में ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा एग्जांपल दिया ना इधर ये लोग ने, 6400 है 10 किलोमीटर, 6410 हो गया, उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट सैटेलाइट एंड उसके ऊपर जब जाओगे ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा, ठीक है। Now on the other hand, when we consider an artificial satellite orbiting the earth, we have to take into account the change in the value of g due to the large change in the distance of the satellite from the center of the earth. वो इसीलिए क्योंकि सेंटर ऑफ द अर्थ से अगर सैटेलाइट का डिस्टेंस देखोगे बहुत ज्यादा ऊपर है, ठीक है। फ्लाइट वगैरह एंड ऑल जो 10 किलोमीटर ऊपर उड़ रहा है वो लोग में कुछ फर्क नहीं पड़ता, मतलब वो लोग में उतना ही लगभग ग्रेविटी रहेगा जितना नॉर्मली सरफेस में है, थोड़ा बहुत चेंजेस रहेगा। बट व्हेन वी गो अबव दैट, मतलब एकदम ऊपर जहाँ पर सैटेलाइट्स है बहुत दूर दूर तक, ठीक है, वहां पे फर्क पड़ेगा, वहां पे ग्रेविटी जो है कम हो जाता है एकदम, ठीक है। नाउ सम टिपिकल हाइट ऑफ द वैल्यू, और ये कितना कम होता है इसके बारे में पढ़ते हैं ये टेबल में। टेक अ लुक एट द टेबल, ठीक है। सरफेस ऑफ द अर्थ में कितना है हाइट, कितना है सरफेस ऑफ द अर्थ में? हाइट 0 लेंगे हम लोग, ठीक है। तो कितना ग्रेविटी है देखो, 9.8 है। माउंट एवरेस्ट, जो माउंट एवरेस्ट का हाइट कितना है? 8.8 किलोमीटर है, ठीक है। फिर भी ग्रेविटी कितना है देखो, 9.8 ही है। वही अगर देखोगे मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय मैन मेड बलून, मैन मेड बलून पता है ना, वो हीलियम गैस भर के ऊपर तक भेजते, ऊपर जाते हैं। कितना हाइट तक गया वो लोग? 36.6 किलोमीटर। उधर कितना है ग्रेविटी? 9.77। ज्यादा फर्क नहीं, 9.77 बोलो या 9.8, ज्यादा फर्क नहीं है। पर जब तुम लोग का हाइट और ज्यादा जाता है, जैसा हाइट ऑफ अ टिपिकल वेदर सैटेलाइट, जहां पर अपना वेदर सैटेलाइट है, वहां पर वो वेदर सैटेलाइट के ऊपर कितना ग्रेविटी एक्ट करेगा? 8.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वही अगर कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो तुम्हारा टीवी या फोन वगैरह के लिए जो यूज होता है, उसका हाइट कितना है?
35,700, कितना 35,700, इतना ऊपर है वो। वहां पर ग्रेविटी कितना रहेगा सिर्फ, उधर सिर्फ 0.225, ऑलमोस्ट जीरो के नजदीक, इतना कम होता है ग्रेविटी। तो समझ में आया तुम लोग को, मतलब ग्रेविटी चेंजेस विथ हाइट। व्हेन यू गो अबव एंड अबव एंड अबव, द वैल्यू ऑफ जी विल गो ऑन डिक्रीजिंग। सेकेंड कंडीशन समझ में आया? द फर्स्ट कंडीशन वाज द चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड सेकेंड वाज चेंज विथ हाइट। हाइट के हिसाब से चेंज होता है ग्रेविटी। जब तुम लोग ये सेंटर ऑफ द अर्थ समझ लो और तुम्हारा ऑब्जेक्ट इधर है, तो तुम लोग ने क्या बोला, क्या बोला तुम लोग ने? तुम लोग ने बोला, हाँ, तुम लोग ने बोला कि सर ग्रेविटी और बढ़ जाएगा क्योंकि वो सेंटर ऑफ द अर्थ जहां से पुल हो रहा है वहां से नजदीक है करके बोल रहे थे। बट ऐसा नहीं होता। क्यों ऐसा नहीं होता? तुम्हारा फॉर्मूला क्या था? G इज इक्वल टू GMM अपॉन द डिस्टेंस R स्क्वायर, यही फॉर्मूला था, ठीक है। G इज इक्वल टू GM अपॉन R स्क्वायर था, नॉट DM, ओके, GM अपॉन R स्क्वायर। दिस वाज द फिफ्थ इक्वेशन। वापस आते हैं इसमें। इसमें अगर तुम लोग देखोगे, अभी तुम्हारा ऑब्जेक्ट किधर है? तुम्हारा ऑब्जेक्ट इधर है, तो जो ग्रेविटी है वो कितना वेट को ही कंसीडर करेगा? सिर्फ ये जो दिख रहा है ये पार्ट, सिर्फ इतना ही ग्रेविटी को, मतलब इतना ही उसका क्या रहेगा, मास ऑफ द अर्थ कंसीडर होगा अभी, क्योंकि तुम्हारा ऑब्जेक्ट अभी इधर है। तो ये सब भूल जाओ, ये सब चले जाएगा, ये सब जो वेट है सब गायब। मतलब जो तुम्हारा मास तुमने पहला लिया था वो क्या हो गया, अभी कम हो गया। अगर मास कम हो गया तो तुम्हारा जी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए व्हेन यू गो इनटू द डेप्थ, नीचे जाओगे, इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग, ग्रेविटी इंक्रीज होने के बदले में ग्रेविटी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। वो इसीलिए क्योंकि अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहां पर है, दिस इज द अर्थ लाइक आई सेड, और तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहां पर है, अर्थ के अंदर और नीचे गया इधर। सो जो डिस्टेंस है, या फिर जो डिस्टेंस अगर देखोगे सरफेस ऑफ द अर्थ यहां से यहां तक है, ठीक है, ये आर पहला हम लोग ने यहां से यहां तक लिया था पहला कंडीशन में, बट अभी आर कितना हो गया, सिर्फ इतना हो गया। आर भी क्या हो गया, कम हो गया, इधर भी कम हो जाएगा और इधर भी कम हो जाएगा। जिसके वजह से तुम्हारा जो ग्रेविटी का वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो व्हेन यू गो इनटू द डेप्थ, मतलब अर्थ के अंदर जाओगे, तो तुम्हारा ग्रेविटी बढ़ेगा नहीं। जैसे तुम लोग को लग रहा था कि ग्रेविटी बढ़ जाएगा, कोई भी किसको भी पूछेंगे तो सबको वही लगे, अरे ग्रेविटी और बढ़ेगा करके। एक्चुअली ग्रेविटी नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो विल स्टडी अबाउट इट हियर। द वैल्यू ऑफ जी आल्सो चेंजेस इफ यू गो इनसाइड द अर्थ। द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 5 डिक्रीजेस। ये आर का जो वैल्यू है, मैंने बोला ना, ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, पहली बात, ठीक है। एंड डिक्रीज, एंड वन वुड थिंक दैट द वैल्यू ऑफ जी शुड इंक्रीज एज पर द फॉर्मूला। फॉर्मूला के हिसाब से तुम लोगों को क्या लगेगा कि भाई बढ़ जाएगा एकदम करके ग्रेविटी। However, the part of the earth which contributes toward the gravitational force felt by the object also decreases. और ये जो पार्ट जो है जहां पर अर्थ का जो मास है, this is also getting decreased, मतलब ये भी हट गया, ये पूरा इतना नहीं लेगा वो। अभी ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए जो चाहिए वो सिर्फ इतना पार्ट है, ठीक है। तो वही लिखा है, however the part of the earth which contributes towards the gravitational force felt by the object also decreases, which means that the value of m to be used in the equation 5 also decreases. इसीलिए जो value of m जो यूज करने वाले थे अपन पूरा अर्थ का, मतलब ये it will also decrease, वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। As a combined result, ये सब combine करके अगर तुम लोग देखोगे, result of change in r and m, the value of g decreases as we go deep inside the earth. जिसके वजह से क्या हो जाएगा, जैसे तुम अंदर जाओगे अर्थ के, तुम्हारा जो वैल्यू ऑफ जी है इट विल डिक्रीज, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। Every planet and satellite has different mass and radius, hence according to equation 6 the value of g on the surface are different. On the surface मतलब अगर देखोगे मून का जो ग्रेविटेशन है वो सिर्फ 1/6 ऑफ द अर्थ है, मतलब अर्थ में जितना ग्रेविटी है उससे सिर्फ 1/6 है। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ में तुम्हारा अगर 6 किलो है तो मास में उसका वेट कितना रहेगा, सिर्फ 1 किलो रहेगा सिर्फ। इसीलिए मास में नहीं, मून में
मून में इसीलिए अगर तुम लोग देखोगे ये जो एस्ट्रोनॉट से जंप कर करके जाते आगे, दे डोंट वॉक देयर, जंप कर करके जाते। क्यों? क्योंकि उधर का ग्रेविटी क्या है, कम है, आराम से ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेते हैं लोग। ठीक है। As a result, using the same amount of force, we can jump 6 times higher on the moon as compared to that on the earth. अर्थ में अगर तुम जंप करोगे तो थोड़ा सा हाइट तक ही जा सकते हो, वही सेम अगर मून में जंप करोगे उतना ही ताकत से तो 6 गुना ऊपर जाओगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि मून में ग्रेविटी कम है, इट इज 1/6 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ। ठीक है। तो ये तीनों तुम लोग को पढ़ना है, ये तीनों कंडीशन तुम लोग को पढ़ना है। वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी अगर बोला तुम लोग को, वो लोग ने बोला राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ ऑन वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, you will write all 3 para, the first one, the second one and the third one, A, B and